मैप की क्लास है ना। मैप में हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छा खासा पढ़ लिया है ना। एशिया में, एशिया से स्टार्ट किया था। हम लोग तो अफ्रीका में रहते हैं ना। कहाँ रहते हैं हम लोग? हम लोग भी एशिया में रहते हैं। पक्का कंफर्म? चलो भाई, अब तुम सब लोग कह रहे तो मान लेते हैं कि हम लोग एशिया में रहते हैं। थोड़ा आप पूरा रिवीजन करें पीछे का। हाँ चलो बताओ अच्छा कि इस पूरी धरती पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस पूरी धरती पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। किसी को अफ्रीका नहीं लगता? थोड़ा बहुत लगा लिया करो, ठीक ठाक है ना। एक आधे लोग उसके समर्थन में भी हो जाया करो। सबको मतलब कंफर्म है कि एशिया ही है। अब इतना तुम सब लोग कह रहे तो हम भी मान लेते हैं, है ना। हम कौन सी खेत की मूली जो तुम्हारी बात ना माने, है ना। जिधर बहुमत हम भी उधर। बताओ सबसे ज्यादा, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप से हुई? अफ्रीका महाद्वीप से। दुनिया की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप पे है? वो भी अफ्रीका में ही है ना, जिसका नाम है नील नदी। अच्छा बात करें तुमसे, दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? अभी हाल ही में हमने पढ़ा है, इंडोनेशिया। उन्होंने बताया है, नहीं बताया? बताया। दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप भी वहीं पाए जाते हैं, है ना। इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी। और अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जिज्जी लोगों, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? हाँ? नहीं, कैस्पियन तो छोटा है, कैस्पियन सागर नहीं है। सही सही लगाओ, ठीक ठीक लगा लो कोई है। अरब सागर। देखो क्या बात है भाई। और बताओ, और बताओ, तुक्का लगाओ। अभी बताया तो है नहीं हमने, क्यों आसाराम? अभी बताया तो है नहीं हमने दुनिया का सबसे बड़ा सागर, तो तुक्का ही तो लगाना है। लगाओ तुक्का। हाँ, दक्षिण चीन सागर, ये मैंने बताया है। ये हमने तब बताया है जब पढ़ा रहे थे हम लोग, आसियान के देश पढ़ रहे थे ना। अच्छा आसियान के सारे देश सबको पता है? आसियान के सारे देश कौन बता सकता है एक साग में बिना रुके? हाँ मतलब बिना रुके, मतलब ये नहीं कि ऐसे भूल जाए, अच्छा हाँ ये था, फिर उसके बाद में ऐसे ये वाला रुकना नहीं। अच्छा आराम से सांस ले सकते हो बीच में, ऐसा नहीं है। बिना रुके का मतलब ये है कि बिना फंसे, ना फंसना नहीं चाहिए। सारे बता सकते हो क्रम से? कोई है ऐसा? आसियान के सारे देशों की राजधानी बता सकते हो? सारे देशों की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं? बाकी तुम लोग क्या यहाँ पे कथा सुनने आते हो? अगर तुम लोगों को लगता है तुम लोग यहाँ कथा सुनने आते हो तो दक्षिणा लेके आया करो, है ना। हम फ्री में कथा नहीं सुनाते हैं। कथा समाप्त होने के बाद में दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, ठीक है। फिर हम एक शंख ले आया करेंगे, बजाया करेंगे यहीं पे तू करके, है ना। सारे देशों की राजधानी याद होनी चाहिए। देखो थोड़े थोड़े देश लेकर के चल रहे हैं, अभी भी अगर नहीं याद कर पाओगे तब कब याद करोगे? चलो सार्क से एक बार स्टार्ट करते हैं, पूरा देख लेते हैं। सार्क में कितने देश? सार्क में कितने देश बताओ, हाथ नहीं उठाना है। सार्क में कितने देश? 8 देश। सबसे पहले कौन सा पढ़ाया था? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। फिर उसके बाद में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, है ना। उसके बाद में कौन सा देश? भारत की राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद में कौन सा देश? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। उसके बाद में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब जिसकी सीमा किसी भी समुद्र या सागर से नहीं लगती है, ठीक है। चारों तरफ देश ही देश है, भूमि ही भूमि है ना। तो एक लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद में अफगानिस्तान के बाद में कौन सा आएगा? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहीं पे काठमांडू में ही है सार्क का मुख्यालय, है ना। उसके बाद में कौन सा देश? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू में हमने बताया था काला पर्वत पड़ता है, यहीं पे हमने अपनी 3 परियोजनाएं बताई थी, है ना। काला चूखा धोगा चू। अगला देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, है ना। और ढाका के पास में एक शहर पड़ता है जहाँ पे बांग्लादेश को ही जाना जाता है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट के उत्पादन के लिए, है ना। दुनिया का सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे उत्पादित होता है? तो बांग्लादेश में उत्पादित होता है। तो ये है पूरे सार्क के 8 देश, है ना। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अब बताओ आसियान के देश। आसियान के पहला देश म्यांमार। दूसरा, म्यांमार की राजधानी बताते चलो, नायपीटो। म्यांमार के बाद में थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है ना। उसके बाद में अगला देश लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियन, है ना।
फिर लाओस के बाद में अगला देश, हाँ काठमांडू कौन सा देश हो गया? कंबोडिया, है ना? कौन सा देश? कंबोडिया। काठमांडू था कंबोडिया, है ना? कंबोडिया की राजधानी? ए पीछे वालों बताओ, तुम दोनों लोग, अब तुम्ही से पूछेंगे, बताओ कंबोडिया के बाद में अगला देश कह रहा है? कंबोडिया के बाद में अगला देश वियतनाम की राजधानी भूल गए? हनोई, है ना? कितने प्यार से हमने बताया था, 27 करोड़ बम गिनवाए थे तुमको, एक एक बम गिनाया था, है ना? फिर भी तुम लोग भूल गए। चलो वियतनाम के बाद में, तो ऊपर के 5 हो गए, अब नीचे के 5 देखते हैं। नीचे के 5 में पहला देश मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कोलंपी। कोलंपी क्या होता है? कुआलालंपुर। तो मलेशिया के ही एक द्वीप पड़ता है, प्रायद्वीप पड़ता है, जिसमें बना हुआ मलाया प्रायद्वीप में एक देश बन गया छोटा सा, उसका नाम बताओ। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। मलेशिया का आधा हिस्सा पड़ता है बोर्नियो द्वीप पे। बोर्नियो द्वीप पे एक देश है, उसका नाम बताओ जो पूरी तरीके से बोर्नियो द्वीप पे है। ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी, है ना? उसके नीचे कौन सा देश? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया के पड़ोस में ही एक छोटा सा देश है जिसको आसियान में हिस्सा नहीं दिया गया है, बताओ। अरे बताओ। तिमोर लिस्ट, क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली। कह रहा नहीं सर तिमोर लिस्ट, अरे खच्चर अपनी राजधानी है वो, जो नहीं पढ़ा है ये हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। जो हमने वीडियो बना दिया है वो तुमको पढ़ना चाहिए घर में टाइम निकाल के, ठीक है ना? चलो, तो तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है ना? वो आसियान में सम्मिलित नहीं है। लास्ट एक देश बच जाता है जो आसियान में है, फिलीपींस, है ना? फिलीपींस की राजधानी मनीला, और यहीं पे है हेडक्वार्टर, हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यहीं पे है ना? अच्छा, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता अभी चेंज होने वाला है ना, वहाँ पे नूर संतारा होने वाला है, ठीक है? तो हमने फिलीपींस तक पढ़ लिया है। फिलीपींस से थोड़ा, फिलीपींस इधर पड़ेगा, यहाँ पे फिलीपींस से इधर आओगे, यहाँ ताइवान पड़ेगा। ताइवान से पहले हम लोग चीन पढ़ लेते हैं। चीन जैसा दिख रहा है तुमको, है ना? हालांकि चीन इतना बड़ा है नहीं, देखो ये पूरा लहंगा मेरे लपेट गया है ना, ऐसे हम घूम गए एक चक्कर तो ये पूरा लहंगा हमारे लपेट गया है ना? तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तो ये चीन जैसा दिख रहा है, पर हो सकता है चीन ऐसा ना हो वास्तव में, थोड़ा थोड़ा लगभग लगेगा, है ना? चीन के इधर देखोगे, बातें नहीं करना कोई लोग, ये इधर का पूर्वी हिस्सा होता है तो इधर पश्चिम होगा, है ना? तो चीन के लगभग पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान जैसा कुछ दिख रहा होगा। दिख रहा है? सब लोग अपने अपने मैप में देखो, इनके पास एटलस है, एटलस में देखो सब लोग, यहाँ पे तुमको दिख रहा है हिंदुस्तान जैसा कुछ लगता होगा तुमको, हिंदुस्तान जैसा आधा ही मैप बना हुआ है ना? यहाँ पे हिंदुस्तान ऐसे हो जाएगा, इधर बांग्लादेश पड़ जाएगा और फिर इधर म्यांमार चालू हो जाएंगे, है ना? वही आसियान के सारे देश, ठीक है ना? तो ये चीन है। इधर इसके नीचे वाले देश हमने पढ़ रखे हैं, इधर हिंदुस्तान भी पढ़ रखा है, इधर वाला सार्क में आते हैं और इधर वाले आसियान में आते हैं, नीचे वाले भी हमने पढ़ रखे हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए थे फिलीपींस तक। अब हम चलेंगे सीधे चाइना, और चाइना से मंगोलिया, और मंगोलिया से फिर ताइवान, इधर आकर के इधर चलेंगे, है ना? और फिर जापान वगैरह देखेंगे। तो आज हम देखते हैं चाइना। चाइना कहते हैं दुनिया का नहीं कहेंगे, एशिया का सबसे बड़ा देश। कौन सा? चाइना। कोई किसी को लग सकता है कि रूस भी है एशिया का सबसे बड़ा देश, किसी को लग सकता है? रूस भी एशिया में ही आता है, रूस का ज़्यादातर हिस्सा एशिया में ही आता है, लेकिन फिर भी उसको एशिया का देश नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी राजधानी है वो यूरोप में आती है ना? उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही आता है जो यूरोप में आता है, और उसी छोटे से हिस्से में उसकी राजधानी भी यूरोप में चली जाती है। इसलिए रूस को एशिया का देश नहीं माना जाता है। इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? चीन हो जाता है ना, चाइना जिसको कहते हो, यही खच्चर वाला, है ना? मजा आ रहा था पढ़ने हैं? चलो, अच्छा बताओ ये जो चीन है इसमें 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल पढ़ने पहले समुद्र सागर पढ़ लें, बताओ समुद्र पढ़ लें। देखो यहाँ पे तुमको एक ऐसे मिलेगा 9 डैश लाइन, कितनी हो गई? 9 हो गई, ज्यादा हो गई तो मिटा लेना है ना? तो इसे कहते हैं 9 डैश लाइन, है ना? क्या कहते हैं इसे? 9 डैश लाइन। ये नीचे इंडोनेशिया तक जाता है, यहाँ तुमको इधर इंडोनेशिया तक मिलेगा, इंडोनेशिया तक, है ना? ये पूरा वहां तक जाता है, इधर से पूरा आकर के फिलीपींस तक, इधर फिलीपींस को पड़ोस से निकल के जाता है। इसी को कहते हैं 9 डैश लाइन। चाइना कहता है पुराना, उसका बहुत पुराना, सदियों पुराना नक्शा वो दिखाता है, कहता है देखो ये पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था। कहता था ये 9 डैश लाइन मतलब क्या है? ये द्वीप हुआ करते थे, 9 छोटे ऐसे द्वीप हुआ करते थे, जिनसे मिल करके ऐसा ये 9 डैश लाइन बन जाता था। वो कहता था कि ये पहले चीन के कब्जे में
हुआ करता था, क्योंकि चीन के हिस्से में ये सब पूरा 9 डेज लाइन उसी के अंदर में आता था। तो ये कहता था कि पहले ये हमारा था, क्या था, पहले ये कहता, चीन कहता है चीन का था, और अभी तो चीन का है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे द्वीप आ गए हैं। जैसे हमने तुमको पढ़ाया स्प्रेटले द्वीप, स्प्रेटले पढ़ाया नहीं पढ़ाया है ना, तो स्प्रेटले वगैरह आ गया है, बहुत सारे द्वीप ऐसे इधर आ गए हैं जो इसके अंदर ही पड़ जाते हैं। इसी के अंदर तो वहाँ पड़ जाएगा ताइवान भी, है ना, तो ये सारे देश इसी के अंदर पड़ जाते हैं। इसी के अंदर वाले पूरे समुद्र को कहते हैं दक्षिणी चीन सागर। क्या कहते हैं? दक्षिणी चीन सागर। ये क्या है? इसी को कहते हैं दक्षिण चीन सागर, है ना, इसी के अंतर्गत। तो चीन कहता है जितना भी दक्षिण चीन सागर के अंदर आने वाले देश हैं, द्वीप हैं, वो सब किसके हैं? हमारे, सब चीन के हैं। चीन यही कहता है ना। वो करोड़ों साल पुराना एक मैप दिखाता है, कहता है उसमें देखो ये 9 डैश लाइन बनी हुई है ना, और दुनिया में अपना बोलबाला ऐसे बढ़ाता जाता है, सबके साथ अत्याचार करता है, हमारे साथ भी करता है, हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ों पे उसने कब्जा कर रखा है, कहता है ये भी हमारा है ना। कुछ जैसे इधर अक्साई चीन में इधर कब्जा कर रखा है, वो कहता है कि ये हमारा है ना। कुछ चीज़ें हैं जिसको कहता है अभी आगे कब्जा कर लेंगे, जैसे सिक्किम है हमारा, उसको कब्जा कर लेने के लिए कहता है, अरुणाचल प्रदेश उसको कब्जा कर लेने के लिए कहता है ना, वो भी आगे बताएंगे। तो वो अपना ऐसा स्ट्रैटेजी बढ़ाता रहता है, कहता है कि देखो हम ये कब्जा कर लेंगे, ये हमारा है, वो हमारा है ना। तो उसको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि जानता है एशिया में कोई दूसरा ऐसा देश है नहीं जो उसको रोक सके, है ना। तुम न्यूज़ पे देखोगे तुमको दिखाया जाएगा कि भारत है बहुत शक्तिशाली, चीन डरता है भारत से, ऐसा कुछ नहीं है, हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे पास अगर पनडुब्बी देखी जाए तो मात्र 9 पनडुब्बियाँ हैं, और चीन के पास 72 पनडुब्बियाँ हैं। और दूर के युद्ध में और बड़े बड़े युद्धों में नौसेना बहुत ज़्यादा काम आती है। नौसेना से ही युद्ध जीता जाएगा, है ना। ना हवाई जहाज से जीत पाओगे तुम, ना एयरफोर्स से जीतोगे, ना ही थल सेना से। थल सेना तो अब इस समय ज़्यादा काम की नहीं है, सबसे बड़ा गेम चेंजर नौसेना ही बनेगी जो भी युद्ध होगा। और चीन को ये बात बहुत भली भांति पता है कि जो भी युद्ध होगा वो नौसेना ही जीतेगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पनडुब्बियाँ चीन के पास हैं, कुल मिलाकर 72 पनडुब्बियाँ हैं। पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, केवल एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नौसेना अगर किसी की मजबूत है तो वो चीन की है। और चीन को हरा पाना इस समय बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो अपना दबदबा बनाता है। और इसकी एक स्ट्रेटजी रहती है कि किसी बात को विवाद में उछाल दो, है ना, कोई भी बात हो उस पर विवाद बना दो, और उसके बाद में विवाद में जीतता वही है जो ताकतवर होता है। तुमने भी देखा होगा कहीं पे भी कोई बहस हो रही हो, कैसी भी बहस हो, कितनी भी तथ्यात्मक हो, जीतेगा वही जो ताकतवर होगा, है ना। तुम देखोगे अगर समाज में तुम्हारे आसपास गांव पड़ोस में हो जाए, कहीं पे कोई बहस हो जाए, उसमें वही आदमी लास्ट में सही ठहराया जाता है जो ज़्यादा अमीर होता है, पैसे वाला होता है नहीं होता है, भले ही वो साफ साफ गलत हो, पर ज़्यादातर जनता उसी के सपोर्ट में आ जाती है। चाइना को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एशिया में मुझे टक्कर देने वाला कोई भी दूसरा देश नहीं है। हालांकि तुमको न्यूज़ में दिखाया जाता है कि भारत चीन डरता है भारत से, है ना, सब कुछ नहीं है। तो चीन यही करता है, अपना वो कब्जा करता रहता है, दिखाता रहता है पुराने मैप की, देखो उस समय हमारा ये हिस्सा हुआ करता था, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके विवाद में फंसे ही ना। जब भी वो विवाद बनाए तो हम विवाद से वहाँ से कल्टी मार के निकल जाए साइड से, है ना, विवाद में पड़े ही ना। विवाद में जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो विवाद होएगा ही नहीं, और जब विवाद होएगा तो जीतने हारने की बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। जब भी ये कोई विवाद, लेकिन वो जानबूझ के विवाद बनाता है, और जब भी ये विवाद बनाए ना तो हम उसके विवाद का मजाक बना दें। मजाक कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे ऐसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहीं पे है, ये तो तुमको दिख रहा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसी को कहते हैं, है ना। तो ये आज भी बनी हुई है चाइना की, अभी यहाँ पर्यटन के लिए फेमस है, बहुत फेमस है, तुमने सुना भी होगा। दुनिया की सबसे लंबी दीवार इसको कहते हैं, इसका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, किसी ने बनवाया होगा अपने समय में। अब देखो इसमें हुआ क्या, जब ये चीन की दीवार बनी थी तब ये था कि इससे पहले जब चीन की दीवार बनाया गया था, एक बाउंड्री बनाई गई थी। जब इसे अभी बाउंड्री बनाया था ना, हम लोग तार लगा देते हैं, उस समय दीवार बनवा दी गई थी, तो ये दीवार बाउंड्री लाइन थी। अब बताया गया था कि इसके इधर चीन है, इसके इधर क्या है, चीन है, इसके इधर चीन नहीं है, इसके इधर पूरा हमारा कब्जा था। तुम पुराना देखोगे तो पुराने मैप में देखना, अखंड भारत मैप डालना गूगल पे और देखना, इधर पूरा चीन तक यहाँ तक दिखाएंगे, है ना, ऐसा भगवा कलर का पूरा दिखाएंगे तुमको हिंदुस्तान, है ना। तो यहाँ तक हमारा चाइना था, तो हम लोग भी उनको पुराना मैप ऐसे दिखाएं। जब ये विवाद करता है ना कि ये हमारा था, तो हम कह दे चीन हमारा था, क्योंकि तुम तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उधर के हो ना, इधर थोड़ी ना चीन है, तो हम दिखा दें कि ये भी हमारा है, तब विवाद बदलेगा, है ना। जो खच्चर होता है उसके साथ खच्चराई ही करनी चाहिए, प्यार से बातें करके तुम उससे जीत नहीं सकते, है ना। अगर वो कहे दक्षिण चीन सागर हमारा है, तुम कह दो हिंद महासागर पूरा हमारा, तुम्हारा सागर हमारा है, एकदम महासागर हमारा है पूरा, है ना, और निकलो इधर से, तुम निकलने ही ना दो। तो ये सब स्ट्रेटजी हो सकती है इससे विवाद करने की, है ना। विवाद में ज़्यादा करो नहीं, लेकिन उससे पहले किसी से लड़ने से पहले तुमको उससे ज़्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा, है ना। चाणक्य कहते हैं अगर तुम किसी के घर में घुस से किसी को मारने जाते हो
तो उसके पहले तुमको उससे 9 गुना ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि घर में आदमी 9 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तुमने देखा होगा कुत्तों को, है ना, कुत्ते लोग अपने दरवाजे पे ज़्यादा भौंकते हैं, वहाँ जाओगे हो सकता है काट भी लें, रास्ते में मिलेंगे तो इतनी जल्दी नहीं दौड़ते हैं, है ना, वहीं तुमको देख के भाग भी जाते हैं। भागते नहीं भागते हैं? तुम ऐसे ईंटा उठाओ तुरंत भागेंगे, भागते नहीं भागते हैं? अपने दरवाजे पे हो, उठाओ ईंटा तुम नहीं भागेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तुमको अगर किसी के घर में जाके मारना है तो तुमको उससे ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। इधर वाला एक हिस्सा ये पड़ता है, ये चीन का एक राज्य है, प्रांत है, इसको तुम कह सकते हो सिंजियांग, नहीं इसको तुम कहोगे मंचूरियन। क्या कहोगे? मंचूरियन, है ना। इसका क्या नाम है? मंचूरियन, है ना, या मंचूरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी खाए होगे सांभर मंचूरियन, नहीं खाए हो? खाए हो ना सब लोग। वो यही की फेवरेट डिश है ना। चीन का अगर सबसे देखा जाए विकसित क्षेत्र कौन सा है तो ये यही है ना। विकसित इस क्षेत्र में जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, इस क्षेत्र इस हिसाब से, है ना। अलग अलग लिहाज हो सकते, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ इधर तुमको मिलेंगी, लेकिन भूमि जहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा की जाती है वो कहाँ पे मिलेगा? मंचूरिया प्रांत में तुमको खेती देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा है। तुम देखोगे पूरा चाइना है जरूर इतना बड़ा, है ना, एशिया का सबसे बड़ा देश, पर यहाँ पे भूमि किसी काम की नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई किसी काम की भूमि नहीं मिलेगी। इधर तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पे मिलेगा तिब्बत। क्या मिलेगा? तिब्बत, है ना। इसे कहते हैं तिब्बत का पठार। क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। ये पठार इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि ये 5 किलोमीटर ऊंचा है। अंदाजा लगाना, 5 किलोमीटर सीधा ऊंचा है। पठार समझते क्या होता है? नहीं समझते? देखो, एक होता है पहाड़ जो ऐसे होते हैं, है ना, एक होते हैं पठार जो ऐसे होते हैं, है ना, इसके ऊपर की भूमि बराबर हो, समतल हो, उसको क्या कहते हैं? पठार। तो ऐसे उठी हुई भूमि है यहाँ पे, उनको हम जियोग्राफी में पढ़ाएंगे। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट इसके नीचे घुस गई है, तो इसके वजह से उसको उठा दिया है ना, वो पढ़ाएंगे जियोग्राफी में, है ना। अभी देखेंगे यहाँ पे तिब्बत। तो तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि इधर से वो अपने प्लेन तक नहीं निकाल सकता। यहाँ पे हवाई जहाज भी नहीं उड़ा सकता। लगभग प्लेन को उड़ने के लिए भी 5 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, उससे ऊपर। हाँ, क्या? तिब्बत के पठार की ऊंचाई 5 किलोमीटर है ना। और प्लेन भी लगभग इतनी ही ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, इससे ऊपर उड़ने में उनको दिक्कत होती है ना। तो बिल्कुल डेडलाइन पे तो नहीं उड़ेंगे, थोड़ा ही इससे ऊपर निकल सकते हैं, यहीं से सटा के निकालें एकदम, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो यहाँ से निकलने के लिए प्लेन को निकलने को भी दिक्कत होती है। यही कारण है कि चीन इधर हम पे हमला इतनी जल्दी नहीं कर सकता। एक तो ये हो गया, दूसरा एक कारण हो गया, यहाँ पे हिमालय पर्वत भी बीच में पड़ जाता है, तो इधर से आ भी नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तिब्बत का पठार, तिब्बत अभी एक चीन का हिस्सा हो चुका है, लेकिन इससे पहले ये चीन का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इससे पहले ये एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। क्या होता था? स्वतंत्र देश हुआ करता था। और इस देश में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे, है ना। फिर चीन में क्या हुआ? चीन में हुआ बवाल, और चीन वालों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने यहाँ पे कर दिया हमला। चीन की सरकार ने, कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पे, तो उस सरकार ने कर दिया हमला। और 1959 में, कब? 1959 में तिब्बत पे हमला कर दिया, और तिब्बत में बहुत सारे लोगों पर बहुत बुरी तरह से अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, है ना। बहुत तरीके से मारा लोगों को, है ना, प्रताड़ित किया, युद्ध हुआ, और ये युद्ध तिब्बत हार गया। और वहाँ पे जो उनके धर्म गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम लामा हुआ करता था, है ना, क्या हुआ करता था? बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हुआ करते थे वो हुआ करते थे लामा, जिनको दलाई लामा कहते थे। दलाई लामा नाम सुना है ना। तो वहाँ से भाग करके कहाँ चले गए? वो वहाँ से भाग करके इधर आ गए। इधर तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ये जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश। कौन सी जगह पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है धर्मशाला। तो दलाई लामा वहाँ से भाग करके कहाँ आ गए? हमारे हिंदुस्तान के दलाई लामा, मतलब हिंदुस्तान में भाग करके दलाई लामा धर्मशाला में आ गए, है ना। अब चीन उसका पीछा करते करते हिंदुस्तान तक आ गया। उस समय हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उनकी स्ट्रेटजी ये हुआ करती थी कि चीन के साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, है ना। उस समय चीन के साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। यही सोच करके चीन चला आया हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान में तो हमारा मित्र है ही नेहरू, और वो दलाई लामा को हमको वापस दे देगा। चीन ये सोचता था कि जब तक ये धर्म गुरु जिंदा रहेंगे
तब तक ये दोबारा से कभी भी यूनाइट हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और दोबारा से तिब्बत की मांग कर सकते थे। तो वो चाहता था कि धर्म गुरु को खत्म कर दें, उसके बाद में कोई ऐसा रहेगा ही नहीं जो विवाद करे। चीन ने क्या किया, यहाँ पे तिब्बत में रहने वाले लोगों को सब इधर उधर बिखेर दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को यहाँ, पूरे चाइना बहुत बड़ा है, पूरे पूरे देश में बिखेर दिया है ना। तिब्बत में रहने वाले स्थायी निवासियों को तिब्बत से इधर उधर कर दिया और बाहर के इधर उधर के लोगों को ला करके तिब्बत में भर दिया है ना। तो कहा कि यहाँ पे अब रहेंगे ही नहीं और सारे लोग एक पास नहीं रहेंगे, किसी के भाई को यहाँ भेज दिया, बहन को यहाँ भेज दिया, मम्मी को यहाँ, पापा को वहाँ, अलग अलग इधर उधर भेज दिया। जब एक पास रहेंगे ही नहीं तो ज़्यादा विवाद नहीं करेंगे, कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे और कभी दोबारा से तिब्बत को आज़ाद कराने की मांग भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही वो सोच रहा था। वो सोच रहा था कि टीम लीडर अगर खत्म हो जाए तो पूरी टीम खत्म, है ना। अगर सेना नायक मर गया तो युद्ध वहीं से खत्म, है ना। तो वो सोचता था कि जैसे ही हम धर्म गुरु को खत्म कर देंगे वैसे ही तिब्बत के दोबारा से मांग जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। तो वो यही चाहता था, इसलिए वो पीछे पीछे आ गया हिंदुस्तान और नेहरू से मांगी कि हमें दलाई लामा चाहिए। अब नेहरू ने उस समय ध्यान नहीं दिया। हम लोग होते हैं ना ऐसे कल्चर के लोग कि जो हमारी शरण में आएगा उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व हो जाता है ना। हमने अपना दायित्व निभाया और हमने उसको वापस नहीं किया। और चीन ने इधर, नेहरू इधर उधर बिजी थे मीटिंग में और उधर चीन ने हमला कर दिया। इधर अक्साई चीन का एरिया जो हमारा था यहाँ पे उसने हमला कर दिया और अक्साई चीन पूरा अपने कब्जे में ले लिया। 1962 में हमारा चीन के साथ में युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध का कारण क्या था? दलाई लामा को शरण दे देना, है ना। उससे पहले तो 1962 में देखोगे तुम अगर पहले तो बहुत अच्छी हमारी बनती थी उनके साथ में, है ना। हिंदी चीनी भाई भाई वाला सिस्टम था कि हम लोग भाई भाई भाईचारा है एकदम, है ना, वो वाला सिस्टम था। लेकिन 1962 में मात्र एक कृत्य ऐसा कि दलाई लामा के हमारे भारत में आ जाने के कारण ये सारा मैटर बिगड़ गया, ठीक है ना। और 1962 में युद्ध हुआ भारत का चीन के साथ में और ये युद्ध कौन जीता? चीन जीत गया। और हमने अपना ये अक्साई चीन का क्षेत्र खो दिया। चीन पहले भी कहता था कि ये जो तिब्बत है ये एकमात्र हथेली है। क्या है? ये मात्र एक हथेली है, इसकी 5 उंगलियां हैं। ऐसे रखा, कहा इसकी 5 उंगलियां। कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। उन्हीं एक उंगली में से वो कहता था कि लद्दाख है। क्या कहता था? लद्दाख। लद्दाख का एरिया अक्साई चीन उसने कब्जा कर लिया है। मतलब उसने 5 उंगलियों में से एक उंगली कब्जा कर ली है। वो कहता है दूसरी उंगली नेपाल है ना। और नेपाल के जो चचा है ना, नेपाल के चचा कौन है? केपी शर्मा ओली, है ना। उनको लगता है कि चीन बहुत अच्छा आदमी है। वो भूल गए हैं कि वो बता रहा है तिब्बत की दूसरी उंगली क्या है? नेपाल। वो उस पर भी कब्जा करना चाह रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा इनको लॉलीपॉप दे रहा है, इतना इनको देगा, इतना पैसा देगा, इतना पैसा पाकिस्तान की तरफ कि ये दोबारा चुका नहीं पाएंगे। उसके बाद में क्या कहेगा कि पूरा देश हमारा है ना। तो नेपाल को भी कब्जा करेगा। तीसरा किसको कहता है? तीसरा कहता है इधर सिक्किम को। कहता है सिक्किम भी हमारा है। क्या कहता है? सिक्किम भी हमारा मानता है, वो अपना मानता है। तो 3 उंगलियां हो गई उसके बाद। और फिर भूटान, भूटान भी तो आता है। कहता है भूटान भी हमारा है। भूटान भी उसको 4थी उंगली मानता है, 5वीं उंगली मांगता है अरुणाचल प्रदेश को। यही कहता है कि तिब्बत एकमात्र हथेली है और 5 उंगलियां इसकी अभी और है जिसको वो कब्जा करना चाहता है ना। तो उसकी ये स्ट्रेटजी है, पूरा सिस्टम समझ में आया? तिब्बत वाला मैटर। तिब्बत एक पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। गलत। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार नहीं है। देखो ये बात तुमको इतनी बात याद रखनी पड़ेगी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार नहीं है। हाँ, पामीर का पठार। जस्ट इसके इधर तुमको मिलेगा यहाँ पे पामीर का पठार। क्या मिलेगा? पामीर का पठार। वो 6 किलोमीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 6 किलोमीटर ऊंचा है। इसको तुम पामीर की गांठ भी कह सकते हो। हिंदू कुछ पर्वत और पर्वत यहाँ पे आकर के मिल जाते हैं, उसमें एक गांठ बन जाती है, उठा उठा क्षेत्र बन जाता है, ऐसा है ना। इधर तुमने पढ़ाई है हिंदू कुछ पर्वत यहाँ पे, है ना। तो वही सारे ये आकर के यहाँ पे मिल जाते हैं और क्या बन जाता है? एक गांठ जैसी बन जाती है। तुम दूर से ऊपर से मैप में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हल्दी की, जैसे हल्दी की गांठ नहीं होती है वैसे तुमको देखने से गांठ जैसा लगेगा, पर वो ऊंचा है, पठार है ना। वहाँ पे उड़ गया ऐसे कई सारे पर्वत, वहाँ पे 3 पर्वत आकर के मिल गए हैं। तो इससे क्या होता है? वो एक पठार बन गया जो 6 किलोमीटर ऊंचा है। इसलिए अगर तुमसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, है ना। एशिया का सबसे बड़ा पठार, वो भी एशिया में ही आता है, पामीर का पठार। तो एशिया का भी सबसे बड़ा ऊंचा पठार वही पामीर का पठार आ जाएगा, है ना। ये 5 किलोमीटर ऊंचा और ये 6 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है ना। इसे थोड़ा ज़्यादा है, 1 किलोमीटर बहुत होता है, थोड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तिब्बत समझ में आया।
इसके इधर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा हान चाइना। क्या मिलेगा? हान चाइना, ठीक है ना? क्या? हांगकांग। हांगकांग भैया बिल्कुल, अभी हांगकांग बताएंगे। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि हांगकांग छोड़ देंगे, तुम्हारी सारी तुलना पूरी करेंगे। हांगकांग भी इसी में है ना, हान चाइना में ही आता है हांगकांग, है ना। ये चाइना का सबसे विकसित क्षेत्र अगर तुमसे कहा जाए तो चाइना का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा होगा? हान चाइना। यहीं पे तुमको जितनी भी दुनिया की सब चाइना की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं सब कहाँ पे मिलेंगी? सब हान चाइना में मिलेंगे। हाँ, जैक मा भी यहीं पे रहते थे, है ना। जैक मा भी गायब चल रहे हैं, है ना। सोचो एशिया का सबसे अमीर आदमी इस समय गायब चल रहा है, ये होता है चीन में। अब कोई उसके ऊपर कोई बवाल भी नहीं। कहीं न्यूज़ सुनी तुमने? नहीं सुनी होगी, है ना। अभी हमारे यहाँ मुकेश अंबानी 2 दिन के लिए बीमार हो जाए, देखो पूरा बवाल कट जाएगा, है ना। तो यही होता है चाइना में। जो भी तुम्हारी तरह ये लोकतंत्र है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलती है। वहाँ पे जो चाइना चाहता है वो चलती है ना। उसने एक ही बात सरकार के खिलाफ बोली और अगले ही रात में गायब हो, है ना। होटल में रुका था, होटल से ही गायब जैक मा, है ना। हुआवे कंपनी सुनी है ना, हुआवे कंपनी का मालिक जैक मा गायब। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है हुआवे, है ना। हाँ, अब देखो हान चाइना। हान चाइना जो है ये एशिया चाइना का सबसे विकसित क्षेत्र है। सबसे घनी आबादी भी तुमको यहीं पे देखने को मिलेगी, है ना। यहीं पे है एक शहर जिसका नाम है वुहान। क्या नाम है? क्या नाम है? वुहान। बोला करो, क्या नाम है? वुहान। वुहान शहर के बारे में किसी ने सुना है? कहाँ सुना है? कोरोना में सुना है ना। 2020 में सुना है तुम लोगों ने, है ना। खूब भर भर के सुनने को मिला है। 2020 मार्च 2020 में खूब सुना वुहान के बारे में। यहीं से निकला था क्या? कोरोना, है ना। क्या निकला था? यहीं से कोरोना निकला था। अभी शहर के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, है ना। पहले प्रांत देख लेते हैं। तो ये हो गया हान चाइना, ये मंचूरिया, ये तिब्बत, है ना। इधर देखोगे ये कौन सा एरिया पड़ जाएगा? इसको कहते हैं इनर मंगोलिया। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनर मंगोलिया। क्या ये? इनर मंगोलिया। यहीं पे पड़ता है गोबी का मरुस्थल। क्या पड़ता है? जहां पे हमने इनर मंगोलिया जिस गोला बनाया है, यही वाला गोला तुम बना लेना गोबी के मरुस्थल के लिए। किसके लिए? गोबी का मरुस्थल। गोबी इसको कहते हैं, गोभी नहीं है, यह है गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। कोई लोग, हाँ कोई लोग इसको गोभी मत समझना। क्या समझना? हाँ, गोभी नहीं है ना। ये गोभी नहीं है, गोभी है। अब देखो इधर का जो एरिया तुमको बचा हुआ दिख रहा होगा, इसको कहते हैं सिंजियांग। क्या कहते हैं? सिंजियांग। ये है चाइना का सिंजियांग प्रांत। क्यों मुस्कुरा रहे हो? गोभी के नाम सुन के हैं? देखो ये है चाइना का सिंजियांग प्रांत, है ना। यहीं पे चाइना के जितने भी सारे मुस्लिम पाए जाते हैं, है ना। चीन में जितने भी मुस्लिम पाए जाते हैं वो सब सिंजियांग प्रांत में ही मिलेंगे। तुमको दुनिया में इधर पूरे चाइना में इधर उधर सब कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। एक ही जगह सबको भर के रखा है ना। पूरे चाइना में तुमको मुसलमान नहीं मिलेंगे। यहाँ पे चीन की सरकार सिंजियांग प्रांत के मुस्लिमों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार करती है कि जिसकी हद तक तुमको बताई नहीं जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे पाए जाते हैं वीगर मुसलमान। कौन से? वीगर या यूगर कहते हैं उनको, है ना। यूगर मुस्लिम, यूगर कह लो, वीगर कह लो, चाइनीज भाषा है यार। YU ऐसे करके स्टार्ट होता है ना। यूगर मुस्लिम कह सकते हो, वीगर कह सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे, है ना। तो यूगर मुस्लिम यहाँ पे कहाँ पे पाए जाते हैं दुनिया में? यूगर या वीगर मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे चाइना इतना ज़्यादा अपने यहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार करता है कि महिलाओं को बुर्का तक नहीं पहनने देता है। कहता है स्कर्ट पहन के निकलो। स्कर्ट जानते हो? स्कर्ट क्या होता है? जो नीचे पहना जाता है, लहंगे टाइप का होता है, वो स्कर्ट कहलाता है। वही तो होता है, महिलाएं बताएं, वही होता है ना। जो लहंगे टाइप का होता है, नीचे पहना जाता है, वो होता है स्कर्ट। उसमें क्या होता है? वो कहता है कि घुटनों से नीचे तक लंबा नहीं होना चाहिए। वो लंबा कितना होगा? घुटनों से ऊपर ही रहे, है ना। ये सब डिसाइड कौन करता है? चाइना, है ना। और जबकि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म यही कहता है कि स्त्रियों का कहीं पे भी कोई शरीर का अंग दिखना नहीं चाहिए। तभी वो बाहर निकलती हैं तो बुर्का पहन के निकलती हैं और तुम कुछ भी उनका कोई भी शरीर का कोई अंग देख नहीं सकते, है ना। इतनी ज़्यादा वो है।
और यहाँ पे इतना ज़्यादा वो अत्याचार करता है कि घुटनों से नीचे तक लंबा स्कर्ट भी नहीं पहन सकते, है ना। ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे चाइना का विरोध कोई नहीं करता दुनिया में। तुमने नहीं सुना होगा, पाकिस्तान समर्थन करता है, पाकिस्तान समर्थन करता है। हिंदुस्तान में कोई अगर किसी इस्लामिक आदमी कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल ही मात्र दे, और देखो कितना ज़्यादा पाकिस्तान बवाल कर देता है। इधर से आ करके खूब रोना पीटेगा, हाय हाय अम्मा मर गई हमारी, बहुत रोएगा हर बात पे। और इधर देखो इसका समर्थन करता है क्योंकि चाइना इसका बाप है, सारा इतना उधार दे चुका है इसको, है ना, तो उसके खिलाफ तो बोल नहीं सकता। इतना ज़्यादा चाइना यहाँ पे अत्याचार करता है इन लोगों के पास कि यहाँ पे जो कुरान लिखी गई है वो भी अपने हिसाब से एडिट करवा दिया है। दुनिया भर में तुमको कुरान एक जैसी मिलेगी, चीन की कुरान अलग मिलेगी। वो कहता है, वो लिमिटेशन बना दिया कि इतने ही कुरान पढ़ी जा सकती है, उसके आगे नहीं पढ़ी जाएगी। हर चीज़ में लिमिटेशन लगा रखी है और यहाँ पे चीन का विरोध कोई नहीं करता, ठीक है ना। चीन में तुम देखोगे जितने भी इस्लाम के लोग हैं दुनिया में, सब कहीं देखोगे तो बहुत लंबी दाढ़ी रखते हैं, ऐसे लंबी लंबी दाढ़ी वाले, है ना, दाढ़ी बाबा होते हैं, है ना। चीन में नहीं होता है। वो कहता है कि साइज दे रखा है कि इतनी दाढ़ी तुम रख सकते हो, उससे ज़्यादा दाढ़ी बड़ी नहीं कर सकते। अगर तुम बड़ी करवाना चाहते हो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको क्या नहीं, फाइन नहीं लगाता है, ऐसा भी नहीं। गरीब थोड़ी ना है जो फाइन लगा लगा के पैसा कमाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहता है तुमको चौराहे पे सबके सामने डांस करना पड़ेगा, बस मंथली डांस करना पड़ेगा तुमको, है ना। इतनी बड़ी दाढ़ी रखो, डांस करो खुलेआम। और इस्लाम में जितने भी ये सारे नृत्य है, संगीत है, ये सब प्रतिबंधित है, शराब प्रतिबंधित है, सब प्रतिबंधित है। वो कहता है खुलेआम तुमको डांस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चाइना का विरोध कोई नहीं करता है ना। तो लोग भी चेहरा देख के बातें करते हैं, है ना। अगर तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा खूब है, तो तुम कितने भी अत्याचार किसी के साथ करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। और अगर तुम कबाड़ी हो, कबाड़ी समझते हो, कबाड़ी का मतलब ये नहीं कि कबाड़ी भी बहुत अमीर अमीर होते हैं, है ना। कबाड़ी का मतलब हमारे यहाँ पे सेंस ये है कि गरीब आदमी हो, है ना, फटीचर हो, तो फिर तुम कितना भी अच्छा काम करो उसमें छोटी छोटी गलतियाँ निकाल ली जाती हैं, है ना, कि ये तुमने गलत किया, वो गलत किया, ये सारी चीज़ें ऐसे गलतियाँ निकाल निकाल के काम चलता रहता है ना। तुमको दबाया जाएगा। लेकिन अगर तुम सक्षम हो तो तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, तुम कितना भी गलत करो। ये सारी चीज़ें होती हैं। इतना चाइना समझ में आया, प्राण साल समझ में आए। आज तुमको देखते हैं, हाँ चलो अच्छा इतना छाप लो, फिर मिटा के थोड़ा खाली जगह करते हैं, फिर बताते हैं। एक बार फिर से हम बनाते हैं और तुम लोग बताना ये कौन सा राज्य है। लगभग लगभग में बना रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा राज्य, मंचूरिया, या किसके लिए फेमस है, खेती के लिए फेमस है। इसके इधर तुमको देखने को मिलेगा ये वाला एरिया कौन सा है, हान चाइना, है ना। हान चाइना में देखते हैं अभी। हान चाइना के जस्ट इधर तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी यहाँ इधर लिख दें, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी है ना, ये याद रहेगा, है ना। इसी हान चाइना में ही तुमको मिलेगा, ये हान चाइना पूरा प्रांत है। इसी हान चाइना में तुमको बीच में देखने को मिलेगा जिसका नाम है वुहान। वुहान कौन सा शहर, वुहान शहर, है ना। वुहान शहर फेमस किस लिए है, कोरोना के लिए फेमस है तो है ही। यहाँ अपने पशु मार्केट के लिए फेमस है। यहाँ पे मीट की मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। मीट में समझते हो, है ना, मीट की। हाँ ये देखो गिना रहा है, सारे वैरायटी गिना रहा है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं तो सारे गिना रहा है ना। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीट की मार्केट भी कहाँ पे है, वुहान में है ना। और वुहान के जस्ट इधर तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे तुमको तुम्हारे पसंद का शहर मिलेगा। अभी तुमने कौन से शहर का नाम याद दिलाया था, अरे भाई सिंगापुर यहाँ कहाँ आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं लड़कियों में, हाँ देखो पूरी इधर तुमको मिलेगा क्या, हांगकांग। क्या मिलेगा, हांगकांग, है ना, सही लिखा है हांगकांग। हांगकांग पहले ब्रिटेन के कब्जे में था। किसके कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में था, है ना। क्या छोटा बना दे, अच्छा तुम छोटा बना दिए, छोटा ही बनाना है, इतना बड़ा बनाया तुमको समझाने के लिए कि इधर देख जाए तुमको, है ना, छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है। तो ये क्या कौन सा शहर है, हांगकांग। ये चीन का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा, चीन का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर हांगकांग। हाँ सुनो देखो, हांगकांग के बाद बताएं, हांगकांग क्या था, ये ब्रिटेन के कब्जे में था। बहुत दिनों तक ये ब्रिटेन के कब्जे में रहा। जब ब्रिटेन हमारे यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, इधर पूरा भी कब्जा, म्यांमार तक इधर सब पूरा कब्जा उसी के में तो था, तो इधर पूरा कब्जा कर रखा था। तो इधर हांगकांग में भी ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, है ना। और इसको बहुत बाद में ब्रिटेन ने आज़ाद कराया। और जब आज़ाद कराया तो कब आज़ाद कराया, ये पहले किसके कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन से आज़ाद हुआ 1997 में, 1997 में। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म हो चुका होगा, है ना। तुम्हारे जन्म के बाद में ही ये आज़ाद हुआ है। कौन सा,
कौन सा? हांगकांग, है ना। हांगकांग क्या है? ये हांगकांग चीन का सबसे बड़ा शहर नहीं है ना। चीन का सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे संघाई। कौन सा है? ये है, ये है संघाई। संघाई क्या है? चीन का सबसे बड़ा शहर, ठीक है ना। हांगकांग के बारे में बात करें, हांगकांग एक द्वीप जैसा तुमको लगेगा, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। ये ब्रिटेन के कब्जे में था और 1997 में ब्रिटेन ने इसको आज़ाद किया था। और आज़ाद करने के साथ ही साथ उसने एक एमओयू पे हस्ताक्षर कराए थे। एमओयू का जो भी मान लो है ना, समझौते पे हस्ताक्षर कराए और समझौते में लिखाया गया था कि 50 सालों तक तुम हांगकांग में किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक परिवर्तन नहीं करोगे। कितने सालों तक? 50 सालों तक। 50 साल कब होंगे इसके? 50 सालों तक करेगा तो 50 साल होंगे 2047 तक। तो 2047 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब इस पे ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था हांगकांग में, तब ये हांगकांग बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ करता था। दुनिया की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आईफोन वगैरह देखते हो ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल वगैरह, ये सब यही हांगकांग में ही हुआ करती थी, है ना। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों हुआ करती थी हांगकांग में? उसका कारण है क्योंकि जो हांगकांग है ना, यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है ना। मजदूर बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं और स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं। पूरे चाइना में मिलते हैं। हांगकांग की एक अलग विशेषता है। चीन में नहीं जाते थे, पूरे चीन में भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर मिलते हैं और सस्ते भी होते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है और वो कभी भी कोई भी परिवर्तन ला सकती है, कितना भी ज़्यादा टैक्स एकदम से बढ़ा सकती है और तुम एक बार स्टैब्लिश करने के बाद में तो वो इतनी जल्दी वहाँ से वापस नहीं आ सकते किसी भी देश में। मान लिया तुमने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली, अचानक से वहाँ बढ़ा दिया गया 50% तुमको टैक्स देना पड़ेगा, इतना कमाओगे तो इतना झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। तुरंत वहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि तुमने बना लिया पूरा वहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे हांगकांग में चीन का कब्जा हो गया 1997 में, यहाँ से कंपनियां भागने लगी, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अभी चीन का शासन यहाँ पे चालू हो गया है। और यहाँ से भाग भाग करके कंपनियां कहाँ चली गई? यहाँ से भाग करके चली गई अरब के प्रायद्वीप पर। कहाँ चली गई? अरब के प्रायद्वीप पर चली गई। और वहाँ पे एक देश पड़ता है, इतना ही छोटा, जितना छोटा ये हांगकांग है, बिल्कुल जस्ट इतना ही छोटा एक देश है जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई कहते हो, है ना। यूएई या संयुक्त अरब अमीरात नाम से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक नाम होता है दुबई। दुबई तो सुना होगा ना, दुबई सभी लोग जानते हैं। ये वहीं का एक शहर है जिसका नाम है दुबई, है ना। तो सारी कंपनियां भाग भाग कर वहां चली गई। वहां जाने का कारण क्यों था? क्योंकि उसने कहा कि आ जाओ हमारे यहाँ यूएई में, जितनी भी कंपनियां यहाँ हांगकांग से भागेंगी हम उनको सबको शरण देंगे और 20 सालों तक हम उनसे कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। आओ फ्री में हमारे यहाँ तुम कंपनियां बनाओ। सारी कंपनियां भाग के चली गई। 20 साल में तो बहुत पैसा कमा लेंगे, बचा लेंगी, है ना। अरबों करोड़ों का साल में उनका टैक्स देना पड़ता है और 20 सालों का हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा, है ना। इतना सारा पैसा बचा लेंगे। उनको लगा कि चलो भाग के चलते हैं यूएई, है ना। और 20 सालों तक यूएई क्या रहा? टैक्स फ्री रहा। उससे फायदा क्या हुआ? यूएई ने कहा कि तुमको हम सड़कें वड़कें अच्छी बना करके देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। उसने बना करके दिया। तो 1950 के आसपास यूएई में बहुत सारी कंपनियां यहाँ से भाग भाग कर कहाँ चली गई? डायरेक्ट यूएई में चली गई और वहाँ पे विकास होना चालू हो गया क्योंकि नई नई कंपनियां आती हैं। तुम वहाँ से वहाँ पे लेबर तो तुम अपने ही दोगे ना, लेबर थोड़ी ना लेके आएंगी। तो तुम्हारे ही लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार मिलेगा, उसी से पैसा कमाते रहे और वो लोग होटल में लगाते रहे, बड़े बड़े होटल बनाते रहे और बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे बनती रही। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, मैनेजर, एम्प्लॉय बड़े बड़े वो भी दूसरे देशों से आते रहे और वहीं होटलों में रुकते रहे, वहीं खर्चा देते रहे और वहीं उनसे क्या हो गया? वो डेवलप कर गया, है ना। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी कहाँ पे बनी है? दुबई में ही बनी है। कौन सी? बुर्ज खलीफा। गाना सुना है? तू दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, सुना नहीं सुना? तो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी, मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ पे है? वही बुर्ज खलीफा, वहीं दुबई में ही है ना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग भी वही है। आज सिंगापुर में बुर्ज खलीफा नहीं है दीदी, वहाँ पे नहीं होता ऐसा, है ना। देखो क्या होता है, आज यूएई फेमस है। यूएई में एक शहर है दुबई, है ना। आज अगर पूरा दुबई फेमस है किसी चीज़ के लिए तो वो अपनी बिल्डिंग्स के लिए फेमस है ना। और आज बहुत विकसित हो चुका है। 1950 के टाइम पर अगर तुम गूगल में अपनी फोटो डाल के देखोगे, सर्च करोगे 1950 का यूएई या 1950 का दुबई, तो तुम देखोगे तो तुमको सब पठारी, पूरा ऐसे रेगिस्तान जैसा ही दिखेगा, पूरा सब बालू वालू दिखेगी, पूरा मैदान, पूरा एरिया। आज देखोगे वहाँ पर ज़मीन नहीं मिलेंगी, बिल्डिंगें ज़्यादा मिलेंगी, है ना। और बहुत विकसित विकसित बिल्डिंगें हैं। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ से भाग करके कंपनियाँ कहाँ गई? यूएई में चली गई। यही सारी कंपनियां हमारे यहाँ भी आ सकती थी। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार भी तो था। हमारी सरकार उस समय ये ध्यान ही नहीं दी कि हम नए नए आज़ाद हुए थे, इतना हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं दिए। हम लोग भी कह देते कि चलो टैक्स फ्री जीवन भर के लिए,
क्या मिलता, कोई नुकसान हमारा था इसमें? खाली तो पड़ा है अंडमान निकोबार, क्या दिक्कत है? उससे ज्यादा जगह है अंडमान निकोबार में, यूएई से नजदीक भी रहता है, यहाँ से भाग के कम ही जाना पड़ता है। इधर पूरा हिंद महासागर पार किया, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर चीन सागर, हिंद महासागर सब पार करके इधर अरब सागर, तब वहाँ अरब प्रायद्वीप में पहुंचे, यूएई में। हाँ, और हम लोग तो यहाँ पड़ोस में ही थे, यहीं पे कर सकते थे, गिरा जाते, पूरा टैक्स फ्री कर देते, है ना। यहाँ पे आते हमारे लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता, रोजगार मिलता, है ना। मोदी जी की भी वाह वाह हो जाती, मोदी जी थे नहीं, हालांकि उस समय नेहरू जी थे, नेहरू जी की वाह वाह होती, है ना, कि इतना ज़्यादा रोजगार दिया, होता कि नहीं होता। और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता कि हम लोग सीख लेते कि कैसे कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी टेक्नोलॉजी चुरा लेते हैं, सीख लेते, चुराने का क्या है ना, उनके यहाँ ही काम करते तो सीखते तो है ही, काम करते करते। चाइना में यही हुआ, इसने भी बहुत सारे, इसने यही सबको ऑफर दिया कि आओ यहाँ पे हम तुमको बहुत सस्ता लेबर देंगे। चाइना ने दिया सस्ता लेबर, लेबरों ने सीख लिया। तुम देखते होगे आज से 7-8 साल पहले चीन के फोन आते होते थे, बहुत मोटे मोटे से होते थे, बहुत बड़ा स्पीकर लगा होता था, है ना, बहुत तेज आवाज करते थे, टें टें करके चलाते थे ना, बहुत तेज आवाज होती थी। अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। उसने क्या किया कि हम तुमको स्किल्ड लेबर देंगे, आओ सस्ते रेट में देंगे, दुनिया में अगर तुमको 2000 रुपये में लेवल मिलते हैं तुमको हम 200 रुपये में देंगे, है ना। बढ़िया व्यवस्था कराई, आ करके सारी कंपनियां वहाँ चली गई और उसने वहाँ पे काम करते करते सारी टेक्नोलॉजी सीख ली। और आज दुनिया में जितने भी फ़ोन के मामले में तुम देखोगे तो फ़ोन सबसे ज़्यादा चीन के ही होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं। तुम ओप्पो देख लो, वीवो देख लो, शाओमी देख लो, एमआई, जो भी तुम देखते हो सब कहाँ से हैं? सब चीन से हैं। आईफोन देखते हो, आज आईफोन भी मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? चीन में मैन्युफैक्चर होता है। तुम देखते हो मैन्युफैक्चर तो अमेरिका में भी होता है आईफोन। अमेरिका वाला आईफोन लोगे तो 1 लाख से ऊपर का मिलता है, और चीन वाला बना लोगे तो तुमको 80,000 का ही मिल जाता है ना। तो क्या क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती है। ऐसा नहीं होता कि उसके फीचर अलग होंगे, सारे वही फीचर होते हैं जो तुमको अमेरिका वाले आईफोन में मिलेंगे, सारे फीचर वही तुमको चाइना वाले में मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, लेबर कॉस्ट सस्ती हो जाती है, इससे वो फ़ोन सस्ते हो जाते हैं, है ना। बाकी बस उसमें केवल इतना ही अंतर होता है कि उसमें लिखा होगा मेड इन चाइना और अमेरिका वाले में लिखा होगा मेड इन यूएसए, बाकी सारे फीचर सेम होते हैं, ठीक है ना। तो आज उसने टेक्नोलॉजी चुरा चुरा करके सीख लिया। अच्छा, चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई, चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है? हान चाइना क्षेत्र में, है ना। कहाँ पे रहती है? हान चाइना क्षेत्र में। वुहान शहर किस क्षेत्र में पड़ता है, किस राज्य में? तो हान चाइना में ही पड़ता है ना। हांगकांग समझ में आया, है ना। हांगकांग के इधर तुम देखोगे, जस्ट इधर तुमको मिलेगा मकाऊ। सब लोग अपने अपने मैप में देखो, यहाँ पे मिलेगा मकाऊ। मिला नहीं मिला? नहीं मिला। देखो उसके हांगकांग के जस्ट पड़ोस में छोटा सा, देखो सब लोग देखो अपने अपने मैप में, एटलस में देखो, मकाऊ मिलेगा, है ना। मकाऊ को दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कह सकते हैं उसको, क्या ही नाम दे सकते हैं, जहाँ पे जुआ बहुत खेला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ का अड्डा क्या है? मकाऊ। कसीनो कहते हैं उसको, कसीनो तो कहते हैं, कसीनो ही तो होता है कसीनो। कसीनो क्या होता है? क्लब जैसा बना देते हैं, उसमें सारी जुगाड़ होता है ना। शराब वराब भी होता है, जुआ खेलने का भी जुगाड़ होता है उसमें। आराम से जाओ, लाइटिंग वाइटिंग बहुत बढ़िया लगाई होती है, आराम से जुआ खेलो, है ना। सड़क के किनारे या बाग में बैठ के जुआ खेलने की जरूरत नहीं है ना। वो पूरा बढ़िया बिल्डिंग बना देते हैं, उसमें लाइटिंग वाइटिंग, शराब वराब, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पे कर देते हैं, और वहाँ पे जा करके तुम कसीनो में जुआ खेल सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ का अड्डा कहाँ पे है? मकाऊ, यानी चीन में है। मकाऊ कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। उसके जस्ट इधर तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पे एक द्वीप दिखेगा। कौन सा द्वीप बताओ? हैनान द्वीप। कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? हैनान द्वीप। हैनान द्वीप में है चीन की नौसेना का अड्डा। क्या है यहाँ पे? चीन के नौसेना का अड्डा है। क्या है? नौसेना का अड्डा। ये वही अड्डा है, ये वही सेना है जिसके दम पर चीन फूलता है ना। हमने तुमको बताया चीन की नौसेना में लगभग 72 पनडुब्बियां हैं, है ना। और वही है उसकी सबसे बड़ी रीढ़, है ना। रीढ़ की हड्डी है, समझ लो, वही जिसके दम पे वो फूलता है। और वही नौसेना का सारा अड्डा कौन सा है? ये हैनान द्वीप। इसी पे उसके सबसे ज्यादा हथियार, चीन के सबसे ज्यादा नौसेना के हथियार जितने भी मिलेंगे तुमको कहाँ पे मिलेंगे? हैनान द्वीप पे मिलेंगे। हमने तुमको पढ़ाया था इधर, जो तुमको हमने इधर बताया तो हमने तुमको बताया था यहाँ पे कौन सा एक देश पड़ता है? हनोई, वियतनाम, हनोई, है ना। तो वियतनाम में तुमको हमने पढ़ाया था, तो हमने कहा था वियतनाम तक अगर हम सड़क बना लें, हनोई तक, तो वहां से हम हैनान द्वीप पे आराम से नजर रख सकते हैं। जब भी बात आएगी युद्ध की तो सबसे पहले हम हैनान द्वीप ही उड़ाएंगे, और हैनान द्वीप उड़ा दिया मतलब चीन की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और फिर वो बर्बाद होने की कगार में आएगा। फिर हम उससे लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम उससे खतरे में हैं तो केवल यही है, नौसेना उसकी अगर चली जाए तो फिर हम उसको अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको उड़ाना है, हैनान द्वीप उड़ जाएगा और फिर हमारा काम
35 हो जाएगा, है ना, ठीक है। इधर समझ में आया, ये वाला एरिया। इधर हमने बताया था एक पड़ता है गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल पड़ता है? गोबी का मरुस्थल, है ना। ये लगभग इनर मंगोलिया है, थोड़ा पड़ता है, थोड़ा ऊपर मंगोलिया चलाता है। ऊपर एक देश पड़ेगा जो मंगोलिया है। कौन सा देश? मंगोलिया। यहाँ पे एक देश पड़ेगा जिसका नाम है मंगोलिया, ठीक है ना। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। चीन की राजधानी बीजिंग। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, है ना। उलान बटोर मंगोलिया जो एक देश है, बहुत ही गरीब देश है ना। इसके साथ भी चीन का विवाद चलता रहता है, इस पर भी कब्जा करने की सोचता रहता है। और यहाँ वो चारों तरफ विवाद ही विवाद बना रखा है, तो इधर इस पे भी कब्जा करना चाहता है। इसके ऊपर पड़ता है, मंगोलिया से ऊपर पड़ता है रूस। क्या पड़ता है? रूस। ये पूरी तरह रूस और चाइना से घिरा हुआ है। मंगोलिया का जो बॉर्डर है किन दो देशों से लगता है? रूस और चाइना। तीसरे किसी भी देश के साथ नहीं लगता है। तुमको यहाँ पड़ोस में इतने ही दूर से तुमको यहाँ पे कजाकिस्तान निकला हुआ दिखेगा, है ना। बिल्कुल पड़ोस से ही कजाकिस्तान जाता हुआ दिखेगा, पर उसकी बाउंड्री यहाँ पे इससे टच नहीं करती है, ठीक है। थोड़ा अंतर है यहाँ पे, बीच में यहाँ पे रूस है, ये इधर रूस है, ठीक है ना। इधर रूस का हिस्सा लगता है, ठीक है ना। तो ये इधर ऊपर से पूरा घेर रखा है इसको रूस, और नीचे से चाइना। तो दो बहुत बड़े बड़े देशों के बीच में फंसा पड़ा है कौन? मंगोलिया, है ना। तो जब कोई बहुत बड़े बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश फंस जाता है तो उसको कहते हैं बफर देश। क्या कहते हैं? बफर देश। बफर देश समझ में आएगा? अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बफर कंट्री क्या होता है, तो बफर कंट्री वो जो बहुत बड़ी बड़े देशों के बीच में एक छोटी सी कंट्री हो, लैंड लॉक्ड हो, उसको क्या कहेंगे? बफर कंट्री कहेंगे। मेरे हिसाब से इसको बफर कंट्री ना कहकर इसको सफर कंट्री कहना चाहिए था, है ना। सफर समझते हो? जो पीड़ित हो, है ना, उसको कहते हैं। ये पीड़ित है, ऊपर से रूस है और नीचे से चाइना, और चाइना को कहते हैं एशिया का मरीज। पहले कहा करते थे एशिया का मरीज। एशिया का मरीज कौन? चाइना, है ना। एशिया का मरीज चाइना, लेकिन इस समय एशिया का डॉक्टर हो चुका है, वो सारी टेक्नोलॉजी है उसके पास। एशिया का मरीज इसलिए कहते थे कि यहाँ पे विविधताएं बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कुछ भी काम की जमीन है नहीं। इतनी केवल मंचूरिया की जमीन थी जहाँ पे खेती हो सकती थी, बाकी सब बेकार जमीन है, वहाँ पे उपजाऊ कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते थे? एशिया का मरीज कहते थे, है ना। लेकिन उसने अपने जितने भी सारी समस्याएं थी उनको साइड में करके अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया, और आज एशिया का डॉक्टर हो चुका है वो, है ना। तो तुमको यहाँ पे मिलेगा एक गोबी का मरुस्थल। इसके इधर जस्ट देखोगे यहाँ पे भी तुमको एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है तकला मकान। क्या नाम है? अब हंसना मत कोई लोग, क्या नाम है? तकला मकान। वो बातें मत करो कोई लोग, आवाजें करते हो। तकला मकान मरुस्थल, ये क्या है? ये मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में पड़ता है ना। इसका कुछ हिस्सा इधर आएगा सिंजियांग प्रांत में, कुछ तिब्बत में आएगा, ठीक है ना। अभी पढ़ा था इससे पीछे, है ना। तो चीन में कितने मरुस्थल पाए जाते हैं? 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक गोबी का मरुस्थल और एक तकला मकान मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये देखो, गोबी का मरुस्थल। कोई लोग भिंडी क्या बताओ? कोई लोग बताओ? आसाराम बताओ? तकला मकान। तकला मकान तो छोटा देखने में बनाया है हमने। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा का मरुस्थल। इतना यहाँ पे मरुस्थल, 2 यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। कहाँ पे? चीन में, है ना। यहाँ पे पड़ता है संघाई शहर, और संघाई शहर से होकर के ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है, तुमको बताना, सिंधु नदी। यहाँ कहाँ जाएगी? क्या बात कर रहे हो? वो भी बता देंगे, सिंधु नदी बता देंगे। पहले इसका नाम बताओ कोई लोग। नील नदी। वाह, अब इनके लिए तालियां होनी चाहिए। तालियां बजाओ खच्चरों। हाँ हाँ, नील नदी चाइना में बहती है। वाह। और बताओ एक दो। गंगा कह दो कोई लोग। लड़कियों से उम्मीद और क्या कर सकते? हाँ हाँ, चीन की शोक भी कहते हैं। बताओ? चीन की शोक नहीं है ये, ना ना, गलत बात है। ये बहुत बड़ी नदी है, वो दूसरी है, उसके बताएंगे, वो भी बता देंगे। पहले ये बताओ, बताओ इसका। हाँ, कोई बोला था कुछ। इसका नाम है यांग। हाँ हाँ, सिकयांग। नाम हम ले नहीं पाएंगे। यांगसी सिकयांग नदी नाम है इसका। क्या नाम है? यांगसी सिकयांग। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी यांगसी सिकयांग नदी, ठीक है ना। ये यहाँ संघाई शहर के पास से होकर के निकलती है और चीन में बहती है। इधर से निकलती है और इधर बहती है, इधर जाती है ना। इधर जो तुम क्षेत्र देखोगे, ये वाला समुद्र कौन सा पड़ेगा? इसको कहते हैं पूर्वी चीन सागर। ये कौन सा है? पूर्वी चीन सागर।
और नीचे कौन सा था, ये दक्षिणी चीन सागर, इधर पूर्वी चीन सागर, इधर दक्षिणी चीन सागर। तो तुमसे पूछा जाएगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी यांगसी सिकियांग किस सागर में जाकर के गिरती है, तो पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिरती है। किस शहर के पास से निकलती है, तो संघाई शहर के पास से निकलती है। संघाई शहर चीन का सबसे बड़ा शहर है और यांगसी सिकियांग नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर तुमसे पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो यही हो जाती है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है वो एशिया में नहीं बहती। कहाँ पे बहती है, अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है, अफ्रीका में बहती है। एशिया में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है यांगसी सिकियांग नदी। कौन सी नदी, यांगसी सिकियांग नदी। और अगर एशिया की पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो यही हो जाएगी, कौन सी, यांगसी सिकियांग नदी। अच्छा, एक नदी इधर जाकर के गिरती है जिसके बारे में अभी तुम लोगों ने बात की, वो कौन सी नदी है, ये इधर तिब्बत से निकलती है, ये वाली यांगसी सिकियांग, है ना। ये वाली बताओ दूसरी, इसका नाम है ह्वांग हो। क्या नाम है, ह्वांग हो। क्या नाम है इसका, ह्वांग हो। क्या नाम है, ह्वांग हो। इसको येलो रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो रिवर। क्या कहते हैं, येलो रिवर भी कहते हैं। इसको कहते हैं चीन का शोक। क्या कहते हैं, चीन का शोक। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, ह्वांग हो नदी को या फिर येलो रिवर को, पीली नदी को, है ना। इसके इधर यहाँ पे पड़ता है पीला सागर। कौन सा पड़ता है, पीला सागर। पीला सागर कहाँ पे है, चीन के पूरब में है ना, पूर्वी चीन सागर से थोड़ा ऊपर में, है ना। वहाँ इधर इसके इधर तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सी नदी, ह्वांगो नदी या फिर येलो नदी। इसको पीली नदी भी कह सकते हो। इसी को कहते हैं चीन का शोक। हम सब कुछ लिखेंगे, तुम लोग थोड़ा लिखते रहना, सुन के है ना। ऐसे हम बोलते रहेंगे चीन का शोक कौन सी नदी है, तो तुम लिख लेना इसी के पड़ोस में, यहाँ पे लिख लेना, ह्वांगो के आगे लिखना चीन का शोक। तो चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, ह्वांगो नदी को कहते हैं, है ना। ये समझ में आया। ये इधर जाकर के यहाँ पे गिरती है। यहाँ पे एक पड़ता, ये पीला सागर नहीं होता, यहाँ पे एक है खाड़ी है, उसका नाम तुमको बता देंगे। यहाँ पे एक खाड़ी है, ठीक है, उस खाड़ी में जाकर के ये गिरती है, ठीक है। यांग सो कैसे करके, हाँ, इधर से निकलती है और यहाँ पे जाकर के ये गिर जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तुमको जो यहाँ पे मिलेगा, ये क्या कहते हैं, मरुस्थल से कोई भी नदी नहीं निकलती है। कोई भी नदी मरुस्थल से कैसे निकल सकती है, मरुस्थल उसी के पास से निकलेगी। यहाँ पे थोड़ा इधर बना दो, है ना, इसी के पास। एग्जैक्ट थोड़ी ना बना पाएंगे यहाँ पे, है ना, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको बताएंगे तिब्बत के पठार। तिब्बत के पठार, पठार मतलब पहाड़ के जैसा हिस्सा ही होता है, बस आगे ऊपर चोटी नहीं होती, ऊपर से बराबर होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ से भी नदियाँ निकलेंगी। तो यहाँ पे भी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से एक नदी और निकलती है तिब्बत के पठार से, जिसका तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ऐसे निकल के नीचे गई, यहाँ पे नीचे निकल के जाएगी मकाऊ, नहीं, मैकांग नदी। कौन सी नदी, यहाँ पे तुमने पढ़ा था मैकांग नदी, है ना। कौन सी नदी, मैकांग नदी। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, जब हमने म्यांमार पढ़ा था, है ना, कंबोडिया पढ़ा था, है ना, लाओस पढ़ा था। म्यांमार लाओस के बीच में उसका विवाद भी तो था, है ना। तो ये नदी बहती थी, बहुत बड़ी लंबी नदी बताई थी हमने, है ना। ये कहाँ से बहती थी, ये भी तो चीन से ही बहती आती थी, और ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। तो तिब्बत के पठार से निकलने वाली दो नदियाँ हमने देख ली, कौन कौन सी, यांगसी सिकियांग नदी और दूसरी मैकांग नदी, है ना। यहीं पे तो पड़ता है, यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, झील। क्या कहते हैं इसको, झील। कौन सी झील, इसको कहते हैं मानसरोवर झील। कौन कहते हैं, मानसरोवर झील। कौन सी झील, मानसरोवर झील। ये जो झील है ये एक पर्वत के ऊपर पाई जाती है। कौन से पर्वत के ऊपर, ये कैलाश पर्वत के ऊपर पाई जाती है। किस पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत। यही पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पे चढ़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है ना। हाँ, एकदम सीधा है इसका बनावट, जो है बहुत ही अजीब है। इस पर्वत की बनावट बहुत अजीब है, एकदम सीधे है ना। और सीधे बनावट पे इस पे चढ़ाया नहीं जा सकता है ना। यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि यहाँ पे लो ग्रेविटेशन पाया जाता है, जिस वजह से इसके ऊपर से प्लेन भी उड़ाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत पाया जाता है, कैलाश पर्वत। इसी के ऊपर है मानसरोवर झील, जिस झील से निकलती हैं 3 नदियाँ। कितनी नदियाँ, 3 नदियाँ। सबसे पहले इधर निकलती है, जो चली जाती है इधर से आकर के पाकिस्तान। कौन सी नदी, सिंधु नदी। पहली नदी कौन सी, सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु। दूसरी एक और निकलती है और जाकर के इसमें मिल जाती है सिंधु में, जिसका नाम है झेलम। कौन सी नदी है, झेलम, है ना। और तीसरी नदी है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहती है और इधर आकर के हिंदुस्तान से बांग्लादेश होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसका नाम बताओ,
शारदा कहाँ आ जाएगी देखो, ये है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, है ना। तो हिंदुस्तान में बहती बहुत बड़ी नदी है, गंगा से भी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, है ना। बहुत दूरी कवर करके आती है। सॉरी, हाँ तुम लोग बता दो तो। देखो कौन सी नदी बताई थी हमने? ब्रह्मपुत्र। बहुत बड़ी नदी है, तुम्हारे यहाँ गंगा नदी से भी ज्यादा बड़ी है, फिर भी तुमको गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र है ये भारत में बहुत कम ही हिस्से में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय, बस उसके बाद में फिर चली जाती है ये बांग्लादेश में। भारत में इसको कहते हैं बांग्लादेश, चीन में, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, चीन में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, चीन में इसको सांगपो नदी कहते हैं। कौन सी नदी? सांगपो नदी, है ना। या फिर यारलंग जांगपो, दो इसके नाम है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं यारलंग जांगबो, या ऐसे लिखते हैं सांगपो, है ना। सांगपो इंग्लिश में लिखते हैं तो टी से स्टार्ट होता है ना। हिंदी में कहोगे सांगपो, है ना, टी साइलेंट होता है। तो क्या कहते हैं इसको? सांगपो नदी कहते हैं चीन में, या फिर यारलंग जांगबो नदी कहते हैं, है ना। भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है ना। बांग्लादेश में और अलग नाम बदल जाता है। वहां पे क्या कहते हैं? वहां पे पद्मा कहते। यार आज क्या हो गया मेरी आवाज को? देखो चीन में बहती है तब इसको कहते हैं यारलंग जांगपो या फिर सांगपो नदी कहते हैं। जब हिंदुस्तान में बहती है तब ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और फिर जब वहाँ पे बांग्लादेश में जाती है तो आई थिंक वहाँ पे जमुना कहते हैं। जमुना या पद्मा में से कंफ्यूजन है, देख लेना तुम लोग, है ना। जमुना कहते हैं जहाँ तक, है ना, जमुना कहते हैं, है ना। पद्मा गंगा को कहते हैं, गंगा का पर्यायवाची, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो कैलाश मानसरोवर से कौन सी नदियां बहती हैं? सिंधु, झेलम और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदियां? सिंधु, झेलम और ब्रह्मपुत्र, तीन नदियां बहती हैं कैलाश मानसरोवर से, है ना। कैलाश पर्वत एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पे चढ़ा नहीं जा सकता है ना। इधर पड़ता था तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। यहाँ तिब्बत के पठार में उसकी राजधानी थी लहासा। क्या है? लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा। लहासा में लगती है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, है ना। सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पे है? लहासा में। वो किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी। तिब्बत की राजधानी लहासा। तो चीन के बारे में ये सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा देख लेना, है ना। और कुछ भी हो सकता तो इसके बारे में बता देते हैं। अभी अगले वीडियो में बताएंगे तुमको हम चीन के बारे में। आज लाइट भी देखो चली गई, पूरा इन्वर्टर भी डाउन हो गया है, तो मैटर हो गया गड़बड़।